नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चुनावी जनसभाओं में विपक्षी नेताओं को कहा गद्दार। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार की आलोचना की, कांग्रेस और बीआरएस पर लगाए आरोप। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे पर किया हमला, धरावी परियोजनाओं को अडानी से जोड़ा। रणदीप सुरजेवाला ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का आरोप। उद्धव ठाकरे ने अडानी के पक्ष में राज्य सरकार के फैसलों को रद्द करने की दी धमकी, बीजेपी पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नांदेड़ जिले के भोकर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी नेताओं जैसे एकनाथ शिंदे, अजित पवार और अशोक चौहान को गद्दार बताते हुए उसे चुनावी मुकाबले में सबक सिखाने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता गुजरात के गुलाम बन गए हैं और मराठी बहादुरी को नकारते हुए अपने सार्वजनिक स्वार्थ के लिए अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने मराठा समुदाय को गौरवमय इतिहास को याद करते हुए मतदाताओं से उन नेताओं को हराने की अपील की है जिन्होंने अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी ही पार्टी और जनता से गद्दारी की है। कर गए, मगर उन्हें उनके बेटा उद्धव ठाकरे जी को पीठ में चूरा भोंक कर गद्दार कर दे के गुजरात के गुलाम बन गए उन्होंने। और अजित पवार, उनके चाचा शरद पवार ने खुद के बेटी को मंत्री नहीं बनाए, मगर भाई का लड़का, खुद का लड़का समझकर अजित पवार को वो मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया। मगर वापस में अजित पवार ने क्या किया, चाचा को धोखा देकर पीठ में चूरा भोंक के, वो भी धोखा दे के आज गुलाम बन गए गुजरात के। और तीसरा, इनके बारे में मेरे से ज्यादा जानकारी आप लोगों को है, क्योंकि इनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, संसद बनाए, विधायक बनाए। उनके फादर को भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए। कांग्रेस पार्टी ने गली से लेकर दिल्ली तक जो नौकरी, जो कुर्सी देना है, अशोक चौहान साहब को सब कुछ दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने। उन्हें वापस क्या किया, अपने को, गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को, खासकर ये नांदेड़ पार्लियामेंट क्षेत्र में जितने उनको मदद दिया हुआ है, सबको धोखा देके सबके पीठ में चूरा भोंक के आज जाके मोदी के सामने गुलामगिरी कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ये भोकर के जनता से, अगर कहीं बाहर गए आप लोग, आप कहां से आए बोले तो आप भोकर से, या नहीं तो नांदेड़ क्षेत्र से आया बोले तो आपके नेता कौन है, अशोक चौहान, ऐसा कुछ बात आए तो आप सर झुकना पड़ता, क्योंकि ये धोखेबाजों का अड्डा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने, अजित पवार ने, अशोक चौहान ने ये महाराष्ट्र राज्य को एक धोखेबाजों का अड्डा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर केस ऐसे नहीं होने देना, क्योंकि हर मिनट यहाँ से कोई भी कुछ काम है, बच्चों पढ़े लिखने के लिए हैदराबाद, खासकर तेलंगाना आते रहता है। मैं उन लोगों से बातचीत करते रहता हूँ, पूछताछ करते रहता हूँ क्या हो रहा है, क्या करना साहब, हमारा इतिहास अलग है, इसके धरती का पुत्र वीरों का धरती है, मगर आज धोखेबाजों का, गद्दारों का अड्डा बनाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये दुखी की बात है, इसीलिए इस क्षेत्र से ये गद्दारों को सबक सिखाना है। यहाँ ये विधानसभा से एक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, एक किसान का बेटा, आपके भाई गरीब परिवार से आया, आज इन्हों टक्कर ले रहा है एक अमीर बोले तो कितना पैसे है, कितना धन है, खुद को भी हिसाब किताब पता नहीं है, उतने कमाया। वो आदमी आज भोकर से चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। उनका हिम्मत एक ही है, पैसों का हिम्मत है। अगर चाहे तो शराब पिलाएंगे और पैसे बांटेंगे। इस विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहे हैं।
मैं अपने भाई बहनों से एक ही गुजारिश करता हूं, उसका कोई मेहनत की कमाई नहीं है, कोई पसीना निकाल के पैसे नहीं कमाया, जितना भी दिया ले लो, जेब में अगर रहा तो वो भी ले लो, अगर वो भी खत्म हो गए उनके घर पे जाके घर में जो जो चीजें हैं वो भी मांग के ले लो, क्योंकि जो धोखाबाज है उनको सबक सिखाना है। दे दे तो मना मत करो, सब कुछ ले लो, पूछ के ले लो, छीन के ले लो, मगर वोट तो पप्पू पाटिल को दो, क्योंकि इस चुनाव में ईमानदार जीतना है। अगर ईमानदार नहीं जीते, पैसों का मालिक, धोखेबाजों का मालिक, झूठे बोलने वाला मालिक, हिंदुस्तान में झूठों का अगर कहीं पर कंपटीशन हुए तो झूठ बोलने में मोदी से कोई बड़ा नहीं है, उनका नंबर 1 नंबर है, झूठे वालों का नंबर। इसीलिए आज मोदी जी को हराना है, अशोक चौहान जी को, फिर आगे राजनीति में वो दिखना भी नहीं, उन्होंने आपके नाम इतना खराब कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया हुआ है, उनको भी हराना है। और इनके साथ साथ अपना लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है, रविंद्र चौहान को मैं अभी धर्मबाग में छोड़कर आ रहा हूं, क्योंकि वहां के कैंडिडेट को जिताने के लिए वहां पे जलसा लगा है। मुझे सोलापुर जल्दी भागने का था, मैं वहां नहीं जा सका। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है राज्य में शासन में कोई सार्थक बदलाव नहीं हुआ है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का शासन BRS यानी भारत राष्ट्रीय समिति सरकार से मिलती जुलती है। यहाँ कोई वास्तविक बदलाव नहीं आया है और लोग प्रगति की कमी से बेहद निराशा है। मंत्री ने यह भी दुख व्यक्त किया कि राज्य में राजनीतिक चर्चाएं अब जनता के मुद्दे पर होने के बजाय व्यक्तिगत हमलों और इल्जाम पर केंद्रित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक आरोपों और व्यक्तिगत आलोचनाओं में बदल गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विपक्षी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और बयानों पर निशाना साधा है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने मोदी की चुनावी नारे एक है तो सिर्फ है को भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए इस नारे को धरावी परियोजनाओं से जोड़ दिया है। उनका ये आरोप था कि ये नारा सीधे तौर पर उद्योगपति गौतम अडानी से संबंधित है। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लॉकर खोलते हुए इससे 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की तस्वीर थी, जबकि दूसरे पोस्टर में धरावी का नक्शा था। इन पोस्टरों को लहराते हुए राहुल गांधी ने कहा, धरावी का भविष्य सुरक्षित नहीं है और सवाल यह है कि कौन सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा है कि धरावी के लोग इस परियोजनाओं से नुकसान उठाएंगे और इस नारे का असली उद्देश्य मुंबई की किस्मत को खतरे में डालना है। राहुल गांधी ने आगे आरोप लगाया कि यह नारा दरअसल मोदी और अडानी के बीच साठ घाट की सच्चाई को छिपाने का प्रयास है, जो आम लोगों के हितों के खिलाफ है। तो एक है तो सेफ है। हाँ, यस, दैट वाज। ये देखिए, इधर लाइए भैया इसको। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ हैवी। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं। और ये
लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। धन्यवाद राहुल जी। ये अच्छा है, इसको पीछे रखेंगे। अच्छा, वो पोस्टर भी लगा दो साइड पे, पकड़ लो यहाँ, एक इस साइड पकड़ लो। हाँ, बताइए भैया। एक सेकंड। आलोक देशपांडे, इंडियन एक्सप्रेस। राहुल जी, आप हमेशा कहते आए हैं कि महाराष्ट्र के डीएनए में कांग्रेस है। तो जब से ये इलेक्शन का मुद्दा शुरू हुआ, तब जब विकास का मुद्दा था, तो आज वो आगे कटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद इन मुद्दों पे आके रुक गया है। तो क्या आपको लगता है कि इन सारी स्लोगन्स के वजह से महाराष्ट्र के डीएनए को नहीं, उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। दीपक भट्टू से लोकमत। राहुल जी, आज मार्केट में किसानों को सोयाबीन का 4,000 रुपये करीबन रेट मिल रहा है। एमएसपी है 4,830 रुपया। तो आपने कहा है कि हम लोग 7,000 रुपये देंगे अगर सत्ता पे आएंगे तो, और प्लस बोनस। तो 4,000 और 7,000 प्लस बोनस, ये जो डिफरेंस है वो कहाँ से कांग्रेस कॉम्पेंसेट करेगी? ये हमने सारे कैलकुलेशंस कर रखे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, हमने ऐसी ही पॉलिसीज छत्तीसगढ़ में चलाई हैं। तो फाइनेंशियली देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज इजीली फीजिबल, वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस। स्टडी किया है हमने। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो हमारी टीम से हम आपको पूरा फाइनेंशियल डिटेल्स, ये जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, इसका पूरा फाइनेंशियल डिटेल हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रंजीत सिंह, ANI। अभी राहुल जी गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत, ANI से। आप चूंकि काफ़ी केंद्रित हैं धारावी के मुद्दे को लेकर के, तो मैं सवाल करना चाहूँगा कि 2005 से धारावी में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, रीडेवलपमेंट के नाम पे अगर हम बात करें तो अब जो योजना वहाँ चल रही है, आप चूंकि कह रहे हैं कि बिलियनियर को लखपति बनाने की कोशिश है, लाख करोड़ का उनका टारगेट है, तो 2005 से अब तक जो विकास नहीं हुआ है, अब अगर शुरू हुआ है उसमें आपको कमियां नजर आती हैं, और आप सरकार आने पे बदलने की बात भी की है महाविकास आघाड़ी ने। नहीं, विकास तो, नहीं हुआ सवाल नहीं है, रीडेवलपमेंट। हाँ, रीडेवलपमेंट। हाँ, तो उसके लिए अगर सरकार आपकी आती तो योजना बंद होगी, तो वो पुनर्विकास और लंबा नहीं किया जाएगा? 3 साल या 5 साल कम से कम लगेंगे, फिर एक बार शुरू होके और लेट। देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो ज़मीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी ज़मीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज़ हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। That is our objection. Our objection is that it is unfair. It is being done, the entire political machinery is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land, and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं,
इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। धारावी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संदीप सिंह सुरजेवाला ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला है। तिलक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के संरक्षण में राज्य में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक आशीर्वाद से महाराष्ट्र में गुंडों का राज्य कायम हो गया है, जिससे अपराध और हिंसा का माहौल बढ़ गया है। सुरजेवाला ने खासकर लॉरेंस बिश्नोई जैसे आरोपियों द्वारा खुलेआम धमकियों देने और पुलिस स्टेशनों पर फायरिंग की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का सरकारी आवास पर बदमाशों का अड्डा बन गया है और मंत्रालय में भी गुंडों की घुसपैठ हो रही है। इसके साथ ही महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की और कहा कि महाराष्ट्र की जनता अब बदलाव की मांग कर रही है। Bollywood is being issued open threats and political leaders are being murdered in broad daylight. Can this happen? I ask myself as a citizen of this country. Without active or tacit complicity of the Mahayuti leaders. The sharks of Mahayuti, as I call them, are doling out contracts and tenders at a destructive pace. The stench of scams and exploitation remains writ large with scant regard for due process, transparency, accountability, Mumbai's fragile ecology, or environmental sensibilities. The same B company continues to destroy the edifice of industrial revolution in Mumbai and Maharashtra. I will very briefly touch upon some of the badlands of Mahayuti, as I call them, as they have been unleashed onto Mumbai and Maharashtra. The first one is Mumbai mortgage. It's interesting, and I'll put three facets for you. CBI and ED, they raided GVK in June 2020. In August 2020, GVK sold 74% to Adani. In January 2023, GVK gets clean chit from both CBI and ED. But Adani now owns Mumbai Airport. Adani now also owns Mumbai's electricity supply for 120 lakh customers spanning nearly 400 square kilometer area. In September 2024, Adani has bidded and has been awarded 6,600 megawatt of electricity to be supplied to Mumbai and Maharashtra for a period of 25 years up to 2049. So Adani also now owns a large portion of power production. Fourthly, the Adani is now the beneficiary of Maharashtra's biggest land deal, the Dharavi development project. And there are three important facets that I want to bring out before I say a few facts. Dharavi's total area, 641 acre, developable area, 429 acres. In the 2018 bid, SecLink had taken the bid successfully for 7,200 crores. The bid was cancelled, and in the 2020 bid, which is now being finalized, Adani is the successful bidder for about 2,200 crore, less at 5,690 crores. But what are the issues? The issues are, number one, Adani will get 786 lakh square feet of space to develop. How do I arrive at this figure of 7 crore 86 lakh or 786 lakh square feet? After accounting for 64,000 eligible beneficiaries, the number of units are 1.46 lakhs. Take Dharavi's FSI as 1.33, which is declared. Vital public project notification 35% extra.
So each 300 square feet unit translates into 538.65 square feet. So it comes to total 786 lakh square feet area. B, Adani is also being allocated 990 acres of land in Mumbai. Project area 429 acres, 21.25 acres of Kurla Dairy land, 140 acres of Mud Island land, 255 acres now famously of the central government largest salt pan land, and 125 acres of Deonar dumping ground. That makes it 990 acres. Thirdly, every builder in Mumbai now has to compulsorily buy TDR, transfer development rights from Adani. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और पार्टियों के बीच पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो अडानी समूह के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा किए गए सभी फैसले वापस लिए जाएंगे। रविवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार, जिसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत शामिल है, पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार अडानी के हितों के लिए काम कर रही है और उनका साम्राज्य मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। ठाकरे ने विशेष रूप से मुंबई में अडानी समूह को दी गई रियायतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन फैसलों को उनकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने यह भी घोषणा की है कि सत्ता में आने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार WEF और MMRDA के बीच हुई समझौते को भी रद्द कर देगी, जो उनके मुताबिक मुंबई महानगर पालिका के महत्व को कम करने के लिए किए गए थे। उद्धव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि वह बाला साहब ठाकरे का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और यह प्रतिक्रिया लोकतांत्रिक नहीं है। केले गद्दारी, पुढे लाचारी, काय नाही घरी म्हणजे गुवाहाटीला पाठवून द्या, गुवाहाटीला द्या पाठवून। या लीनाताईंना सुद्धा सांगतोय की लीनाताई तुम्हाला सुद्धा खास धन्यवाद देतो की अगदी शेवटच्या क्षणी मी यांना उमेदवारी दिली आणि त्यांनी सांगितलं की उद्धवजी मी नक्की उमेदवार राहीन, निवडून पण येईन, पण मला मी ज्या लोकांसाठी लढते, ज्या कामासाठी लढते ती त्यांनी मला लिहूनच दिलेली आहे की सरकार आल्यावरती दुसऱ्याच दिवशी मालमत्ता म्हणजे पनवेलमध्ये मालमत्ता करावर लावलेली 100% शास्ती व्याज माफी करणार। हवंय की नको माफी पनवेलकरांनी ठरवायचंय। लीनाताई ओरडते, लीनाताई भांडते, लीनाताई आंदोलन करते, पण ज्यांच्यासाठी या लीनाताई झगडतायत त्या लोकांना ही मागणी मान्य करून घ्यायची असेल तर लीनाताईंना मत देतील। पुढची सुद्धा जी आहे की सिडको आणि महानगरपालिका दोघांकडून लागलेला डबल टॅक्स माफ करणार। खरं म्हणजे हे खरं आपण कर्जतमध्ये आहोत, पण पनवेलकरांना दाखवा, जरा मी कृपा करून सांगेन चॅनलवाल्यांना की हे पनवेलकरांना पण दाखवा की काय काय आम्ही करणार आहोत। लोढा पलावाला मालमत्ता करत दिलेली सवलत, मग त्यांना सवलत सिडको वसाहतींना पण आपण द्यायला पाहिजे आणि ती दिल्याशिवाय राहणार नाही, कारण यांचे सगळे धनाढ्य, यांना पैसे पुरवणारे हे। त्याच्यानंतर गावठाण हद्दीतील घरांना दिलेली 65% मालमत्ता कर सवलत सिडको वसाहतीच्या 2.5 लाख मालमत्ता करांना सुद्धा देणार, मालमत्तांना सुद्धा देणार। हे याच्यावरती काहीतरी बोला ना। बटेंगे तो कटेंगे, हे तुम्ही बटेंगे, हे तुम्ही बाटलेले आहे। हे गरीब एका बाजूला आणि श्रीमंत एका बाजूला, हे पाप या भाजप आणि त्यांच्या या गद्दारांनी केलेले आहे। कसलं बटेंगे आणि कसलं कटेंगे? अरे मी मुख्यमंत्री होतो, कोण कटला गेला इकडे, कोण बाटला गेला इकडे? मी सगळ्यांना घेऊन माझा मार्श पुढे घेऊन चाललो होतो। मी कुठेही ना कोरोनाच्या उपचारामध्ये भेदभाव केला, ना विकास कामामध्ये भेदभाव केला। महाराष्ट्रासाठी म्हणजे आपल्यासाठी, तुमच्या मुलाबाळांसाठी लॉकडाऊन असताना देखील 6.5 लाख कोटींचे सामंजस्य करार उद्योगांचे आपण आपल्या राज्यात आणत होतो आणि आपल्या सरकारने गद्दारी करून पाडल्यानंतर हे सगळे उद्योग आणि आपल्या महाराष्ट्रातले उद्योग कुठे घेऊन गेले? जा नोकरीला, जा तिकडे, तुम्ही इकडे द्या या गद्दाराला मत आणि जा गुजरातला ढोकळा खायला। काय कशासाठी हे तुम्ही करताय?
बरं, या सगळ्या गोष्टी पुन्हा मत मिळण्यासाठी पैसे तर दिले जातात असं मी ऐकलंय, पण गुंडागर्दी आणि दादागिरी चाललेली आहे, दहशतवाद. 4 दिवस राहिलेत, सुखाने राहा. 4 दिवस राहिलेत, भोगून घे, नंतर तुला कधीही विधान भवनाचं दार बघायला मिळणार नाही आहे. आणि मग गावामध्ये नीट फिरायचं असेल तर मस्ती सोड आणि नम्रतेने वाग. कारण जर का आता तू दादागिरी केलीस आणि केवळ शिवसेनाच नाही तर महाविकास आघाडीच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याला छळण्याचा प्रयत्न केला तर 23 तारखेनंतर महाविकास आघाडीचं सरकार आहे आणि हे सगळे गद्दार आहेत. बघून घ्या काय करायचं ते. या ज्या काही आपण 4 जागा दिल्यात, मी आपले काँग्रेसचे कुठे गेले त्यांना खास धन्यवाद देतोय. नाही, यांना खास धन्यवाद देतोय, कारण पूर्ण ताकदीने आपल्या या 4 शिवसेना उमेदवारांच्या पाठीशी हे त्यांना विजयी करण्यासाठी उतरलेले आहेत. आणि मी त्यांना शब्द देतोय की तुम्ही जे काय आज मला मदत करताय ना, सरकार येऊ द्या, मी ही मदत वाया जाऊ देणार नाही. आणि हे स्वतः उमेदवार आहे तिथले, असंच समजतायत. याला म्हणतात एक निष्ठा, याला म्हणतात महाविकास आघाडी. आणि जे जे कोणी अपक्षानं असेल किंवा आणखीन कोणाला असेल त्यांना मदत करतायत ते सगळे महाराष्ट्र द्रोही आहेत, ते सगळे गद्दार आहेत, हे आज मी जाहीर करतोय. अगदी शेका पक्षाच्या जयंतरावांना सुद्धा सांगतोय की जयंतराव, तुम्ही असा विचित्र काहीतरी कारभार करू नका. अलिबागमध्ये मी माणुसकी दाखवली, तुमच्या कुटुंबियांसाठी मी जागा सोडली, कारण आपलं असं ठरलं होतं की उरणची जागा ही शिवसेना लढवणार, अलिबाग, पेण, पनवेल जर महाविकास आघाडी नीट झाली असती तर ते लढवणार होते. पण अलिबागची जागा मी मागे घेतल्यानंतर सुद्धा ना ते उरण मागे घ्यायला तयार, ना पेण, ना पनवेल, ना सांगोला. मग हे नाही चालणार, हे आघाडीचं काम नाही. लढायचंय तर सरळ लढूया आणि दोस्ती करायची तर उघड दोस्ती करूया. तुम्ही आम्हाला इकडे मदत करा, आम्ही तुम्हाला अलिबागला मदत करतो. येतील ना, सगळे निवडून येतील. पण आज जे हे संकट आलेलं आहे, हे संकट केवळ कोणत्या एका पक्षावर नाही तर हे महाराष्ट्रावरती संकट आले. इकडे एक एक आमदार या महाराष्ट्र द्रोह्यांना रोखण्यासाठी तिकडे उभा राहणार आहे. आणि अशा वेळेला जयंतरावांनी ठरवायचं, महाराष्ट्र द्रोह्यांना मदत करायची का महाराष्ट्र प्रेमींना मदत करायची, ठरवा. आणि अपक्ष सुद्धा जे उभे राहिले त्यांना सुद्धा सांगतोय की तुम्ही उगाच सुपारी घेऊन येऊ नका, कारण तुम्ही घेतलेली सुपारी कात्राला हे कर्जतवाले खंबीर आहेत, उरणवाले खंबीर आहेत, पेण पनवेलवाले खंबीर आहेत. सुपारी घेऊन पैसा. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोलापुर जिले के माधा में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान बागी उम्मीदवारों को कड़ी चेतावनी दी है। शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं और समर्थकों से विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हराने की अपील की। उन्होंने कहा कि विद्रोहियों को न केवल हराओ बल्कि बुरी तरह हराओ। शरद पवार ने अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा है कि करीब 5 दशक पहले जब उन्होंने विपक्ष का नेता गंवाया था तब भी बागी नेताओं को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा था। पवार ने यह भी कहा है कि विद्रोहियों का हमेशा अंत बुरा होता है और अब समय आ गया है कि जब उन्हें सबक सिखाया जाए। भारतीयांचा पैसा काढणार आहे तो देशात आणणार आहे आणि सगळ्यांच्या खिशात 15 लाख देणार आहे। काही झालं नाही। आता 15 लाखाचं आश्वासन मोदींनी दिलं त्याची पूर्तता केली नाही। आता बहिणींना 1500 देतो म्हणतात। आम्ही विरोध नाही केला, तुम्ही द्या, पण अडचण काय बहिणीची? माझ्या मते बहिणीची अडचण आज या राज्यामध्ये बहिणींना मुलींना संरक्षण नाही, त्यांचा सन्मान नाही, महिलांच्यावर अत्याचार केले जातात। तुम्हाला माहीत असेल हे युतीचं सरकार आलं या 2 वर्षाच्या काळामध्ये, या 2 वर्षात महाराष्ट्रामध्ये महिलांच्यावर अत्याचार किती झाले याचे आकडे पार्लमेंटमधून आम्ही घेतले आणि तुम्हाला आश्चर्य असेल की यांच्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये
67,387 महिलांच्या तक्रारी पोलीस स्टेशनला आहे. 67,000 एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जे महिलांच्या अत्याचाराला त्यांना रक्षण देत नाही ते काय तुम्हाला 1500 रुपये देऊन करणार. दुसरा एक प्रश्न आहे, महाराष्ट्रात आणखी एक दुःखद गोष्ट होती आणि ते म्हणजे मुलींना गायब करायचं. त्याच्यामध्ये गायब करायचं याचा अर्थ त्या मुली बेफत्ता झाल्या असं रेकॉर्ड दिसतं. किती मुली रेकॉर्ड झाल्या, किती मुली बेफत्ता झाल्या त्याची नोंद राज्याची आम्ही घेतली. महाराष्ट्रामध्ये यांच्या काळामध्ये 64,000 मुलींना पळवलं गेलं. त्या मुली लेखत आहे. 64,000 मुली तुमच्या माझ्या बहिणी या बेफत्ता होतात. कसं राज्य चालवतात? हे काही शिवछत्रपतींचं राज्य? शिवछत्रपतींचं राज्य आहे असं म्हणता. शिवछत्रपतींच्या राज्यामध्ये महिलांचा सन्मान केला हा इतिहास आम्हाला सांगतो. लढाई चालू होती आणि लढाईमध्ये कल्याणला छत्रपतींच्या सैन्याने हल्ला केला. कल्याण ताब्यात घेतलं आणि कल्याणच्या सुभेदारीची सून देखणी होती. त्या सैन्याच्या प्रमुखांनी ती घेतली आणि महाराजांच्या समोर आणून सादर केली आणि त्यांना सांगितलं की आम्ही तुम्हाला भेट देतो. महाराजांनी सांगितलं की इतकी सुंदर माझी आई असती तर मी सुंदर झालेली असतो. हा सन्मान शिवछत्रपतींनी महिलांचा केला आणि हे लोक सांगतात 64,000 मुली बेफत्तात, गायब आहेत. त्यांचा 2-2, 3-3 वर्ष पत्ता लागत नाही आणि याच्यामध्ये गायब झालेल्या सगळ्या भगिनींचं रेकॉर्ड काढलं तर याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा दुर्दैवाने नंबर हा अधिक आहे. आणि म्हणून आज ते सांगतात माझी लाडकी बहीण याला काहीही अर्थ नाही. या बहिणीचा सन्मान करण्याची धमक यांच्यामध्ये नाही. फक्त बहिणींच्या नावाने मतं वागणं, काहीतरी खोटं सांगणं, पैसे देऊन त्यांना एकत्रित करणं आणि आणखीन पैसे आम्ही देणार आहोत हे पुन्हा पुन्हा सांगून मताचा दोघा वागणं हाच त्याच्या पाठीमागचा येतोय. दुसरा वर्ग महत्त्वाचा आहे शेतकऱ्यांचा. तुम्ही सगळे त्याच्यामध्ये आहात. आज काय दिसतंय? या देशामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या, फार मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या झाल्या. आम्ही माहिती घेतली त्याची. हे भ्रष्ट सरकार आलं. या भ्रष्ट सरकारच्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या? आकडा आला सरकारकडून 20,000. 20,000 शेतकऱ्यांनी जीव दिला. का जीव दिला? मला आठवतं आहे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. मी त्यावेळी केंद्रामध्ये शेती मंत्री होतो. का आमच्या खासदारची गोष्ट आली मी तात्या. ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी ने अपने छोटे बेटे मुजतबा खुमैनी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को इस फैसले पर मुहर लगाई, जिसके बाद मुजतबा को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाने पर सहमति दी गई है। ये निर्णय गुप्त रूप से लिया गया था और आयतुल्लाह खुमैनी ने असेंबली के 60 सदस्यों से अनुरोध किया था कि उनके बेटे मुजतबा को सर्वोच्च नेता के पद पर नियुक्त किया जाए। असेंबली ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति जताई और बाद में मुजतबा खुमैनी को नए सुप्रीम लीडर के रूप में घोषित किया गया। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक 85 वर्षीय आयतुल्लाह खुमैनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते ये निर्णय लिया गया है। मुजतबा खुमैनी लंबे समय से इस पद के लिए प्रयासरत थे और उन्हें ईरान की खुफिया एजेंसियों तथा अन्य सरकारी संस्थानों का समर्थन भी प्राप्त है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सत्ता में आने के बाद मुजतबा का राजनीतिक प्रभाव और कद भी बढ़ा, जिससे उनके सर्वोच्च नेता बनने की संभावना मजबूत हो गई थी। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चुनावी जनसभाओं में विपक्षी नेताओं को कहा गद्दार। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार की आलोचना की, कांग्रेस और बीआरएस पर लगाए आरोप।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे पर किया हमला, धारावी परियोजनाओं को अडानी से जोड़ा। रणदीप सुरजेवाला ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का आरोप। उद्धव ठाकरे ने अडानी के पक्ष में राज्य सरकार के फैसलों को रद्द करने की दी धमकी, बीजेपी पर साधा निशाना। 1 टीवी हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।